गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, भूल भुलैया हिंदी नॉवेल जो मेरा इस चैनल पे चल रहा है, इसका 6 एपिसोड मैं अब तक रख चुकी हूँ। आज इसका 7वां एपिसोड में तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा कर रही हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि राकेश और राजेश हमशक्ल है और सोनाली और रूपाली भी हमशक्ल है। ये कहानी जो है सो दो ट्विंस की कहानी है जो आपस में मिलते रहते हैं, उलझते रहते हैं और गलतफहमियों के शिकार होते रहते हैं। अब तक आप लोगों ने देखा 6 पार्ट्स में कि सभी मूवी देखने गए हैं थिएटर में और राकेश और राजेश के सेम ड्रेस हैं और सोनाली और रूपाली के भी सेम ड्रेस हैं। और लौटते वक्त राकेश के साथ रूपाली रहती है और राजेश के साथ सोनाली रहती है और फिर से ये लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। और राकेश जब सोनाली के घर पहुंचता है तो उसकी माँ जया जो है सो सारी बातें बता देती है कि रूपाली और सोनाली दोनों ट्विंस हैं, दोनों अपनी सगी बहनें हैं। और इधर जो है सो राजेश भी जल्दी से अपना कोठी आ जाता है और खाना वाना खा करके दोनों बाप बेटा आपस में बातचीत करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी देर पढ़ाई करके सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब मैं आगे आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। तो भूल भुलैया के 7वें पार्ट में आप लोग का स्वागत है। राजेश सोने की तैयारी कर रहा था कि फोन बज उठता है। राजेश फोन उठाता है, हेलो। उधर से रूपाली कर रही है, हाँ हेलो कहो, ठीक से पहुंच तो गए ना। राजेश बोल रहा है कि सॉरी डार्लिंग, मैं जल्दी में था। तुम तो जानती हो कि मुझे डैड से सिर्फ रात के खाने पर ही भेंट हो पाती है। सवेरे सोया रहता हूँ तो डैड हॉस्पिटल निकल जाते हैं, दोपहर और शाम तो तुम्हारे और तुम्हारे ऑफिस के साथ बीतता है। अब ले दे के एक रात के समय ही हम बाप बेटे का आमना सामना होता है, सो जल्दी में तुम्हें छोड़कर आ गया। रूपाली हंसते हुए कहती है, जल्दी में थे तो गाड़ी से उतर करके क्यों गए? टैक्सी लेकर घर पहुंचे, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? राजेश बोल रहा है, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे कोठी के गेट तक छोड़ा था बाहर और गाड़ी आगे बढ़ा करके जल्दी से घर आ गया था। रूपाली बोल रही है, ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी गाड़ी में थी, तुम ही तो उतर गए थे। राजेश आश्चर्य से चीख पड़ता है, क्या बोल रही हो? रूपाली बोल रही है, हाँ सच कर रही हूँ। मुझे तो उसी में शक हुआ था कि जब तुम्हारी गाड़ी से मैं थिएटर आई हूँ तो फिर मेरी गाड़ी वहाँ कहाँ से आ गई? फिर सोचा कि तुमने ही गैरेज से मंगवा ली होगी अपने दोस्तों से मुझे तंग करने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैंने उसी गैरेज में उसे ठीक होने के लिए दिया था। राजेश बोल रहा है, पर मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं किसी गैरेज में काम नहीं करता। रूपाली बोल रही है कि तुम्हारे साथ कौन थी? राजेश बोल रहा है कि तुम थी, और कौन? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे गेट तक छोड़ा था। रूपाली बोल रही है, क्या? इसका मतलब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी कोई हमशक्ल है। राजेश बोल रहा है कि हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। रूपाली बोली, मेरे तो सर में दर्द होने लगा है। राजेश बोल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, कल तुम मुझे उसी गैरेज के पास ले चलना, वहीं से इस बारे में पता करेंगे। अच्छा ठीक है, अब सोने की कोशिश करो, गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों सोने की तैयारी करने लगते हैं। राजेश जैसे ही फोन रखता है देखता है उसके डैड डॉक्टर रमन उसके कमरे के पास खड़े हैं। राजेश बोल रहा है, डैड आप अभी तक सोए नहीं? डॉक्टर रमन बोलते हैं, उसके कमरे में आ करके दोनों बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। डॉक्टर रमन पूछते हैं कि किसका फोन था? राजेश बोल रहा है, जी वो रूपाली का। रमन बोल रहे हैं, क्या कर रही थी? डॉक्टर रमन बोल रहे हैं कि क्या कर रही थी? राजेश बोल रहा है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रमन बोल रहे हैं कि अपने जैसे किसी जुड़वे लड़की की बात कर रही थी क्या? राजेश चौंक पड़ता है, आपको मालूम है क्या डैड? रमन बोलते हैं, हाँ, क्योंकि रूपाली की हमशक्ल खुद रूपाली की अपनी जुड़वा बहन सोनाली है। फिर डॉक्टर रमन अपने बेटे राजेश को रूपाली के जन्म से संबंधित सारी बातें सच सच बता देते हैं। फिर कहते हैं कि सेठ शंकर दयाल के एक फैक्ट्री में एक मजदूर था जो काम कर रहा था, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो रोते चिकते चिल्लाते हमारे हॉस्पिटल में आया था और काफ़ी विनती की थी। संजोग से उसी दिन सेठ लक्ष्मी दास की पत्नी जो है यशोदा भाभी को मरी हुई बच्ची हुई थी और दोबारा बच्चा होने का कोई उम्मीद नहीं था, इसलिए सेठ लक्ष्मी दास काफ़ी परेशान था। तो उसी दोनों जुड़वा बेटी में से एक बच्चा मैंने रूपाली को सेठ लक्ष्मी दास को दे दिया था। डॉक्टर साहब सारी बात बता रहे हैं कि उसे ऐसा ज़रूरी था करना यशोदा भाभी का जान बचाने के लिए।
तो इसलिए मैंने एक बच्ची जो है सो उसकी इच्छा से, ठेले वाले की इच्छा से सब बातें पूछ करके जान करके दिया था उसे। और रूपाली इस तरह से सेठ लक्ष्मीदास के पास रही और वहीं पली बढ़ी है। तो हमें तो ये सब मालूम था, हम तुम्हें बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कल खुद सेठ लक्ष्मीदास मेरे पास आए और हमसे बातें करके गए, और उन्हीं के सलाह मशवरा करके हम लोगों ने सोचा था कि अब बच्चों को इस बारे में बता देना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, क्या कहूँ। पर अभी खुद जब तुम दोनों को फ़ोन पर ऐसी बातें करते हुए सुना तो मुझे लगा कि तुम्हारी मुलाकात उस जुड़वे लड़की से हो चुकी है, इसलिए इस बात को छुपाना अब और ज़्यादा उचित नहीं समझा। इसलिए सोचा कि चलो अभी तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। तो राजेश बोल रहा है कि डैड एक बात और है। डॉक्टर रमन पूछते हैं कि वो क्या। राजेश बोल रहा है कि सिर्फ रूपाली की हमशक्ल नहीं है, बल्कि मेरा भी एक हमशक्ल है। मैं जिस समय रूपाली की हमशक्ल के साथ था, सोनाली के साथ, उसी समय रूपाली के साथ मेरा हमशक्ल राकेश उसके साथ था। रमन उछल के खड़े हो जाते हैं, आश्चर्य से चीख पड़ते हैं, ये क्या कर रहे हो? रूपाली की हमशक्ल उसकी जुड़वा बहन सोनाली है, ये तो हम सबको पता है, पर तुम्हारा हमशक्ल कोई कैसे हो सकता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। राजेश बोल रहा है कि उसका नाम राकेश है और वो एक गैरेज चलाता है। रूपाली उसी गैरेज में जाती है और उसी गैरेज में रूपाली उस गैरेज को जानती है। हम दोनों ने सोचा है कि कल जा करके कुछ पता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रमन कुछ चिंतित स्वर में कहते हैं, वहाँ जाना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है वो पैसे के लोभ में तुम्हारे हमशक्ल होने का नाजायज फायदा उठाए और तुम्हें वहाँ कैद कर ले, या फिर तुम्हारी जगह खुद यहाँ आ जाए, या फिर वो तुम्हें मार भी सकता है। ऐसा मैंने कई फिल्मों में देखा है। इसलिए तुम्हें और रूपाली को, दोनों में से किसी को भी वहाँ जाना उचित नहीं है। इस बारे में कुछ खोजबीन करनी होगी और मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद इसमें खोजबीन करूँगा, देखता हूँ कि क्या बात है। फिर डॉक्टर रमन बोलते हैं कि अच्छा तुम आराम करो, इस बारे में घर के नौकर चाकर या किसी के पास इसका जिक्र नहीं करना, जमाना बहुत खराब है। रूपाली के बारे में यशोदा भाभी को अभी कुछ भी पता नहीं है और न ही अभी पता चलना चाहिए। अच्छा होगा यदि तुम अभी रूपाली को भी इस बारे में कुछ नहीं बताओ तो। अच्छा तुम आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। डॉक्टर रमन अपने कमरे में आ करके टहलने लगते हैं। नींद तो जैसे उनसे कोसों दूर चली गई थी। उसे रह रह के राजेश की बातें कानों में गूंज रही थी कि डैड मेरा भी एक हमशक्ल है। फिर ना चाहते हुए भी डॉक्टर रमन अपने अतीत में खोते चले गए थे। डॉक्टर रमन काफ़ी देर टहलते रहे और फिर अपने बेड पर लेटे हुए अपने अतीत के बारे में सोचे। डॉक्टर रमन बेड पे लेटे लेटे अपने अतीत में खोते चले जाते हैं। डॉक्टर रमन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके खानदान में तो जैसे डॉक्टरों की एक प्रथा ही चली आ रही थी। दादाजी, माताजी, पिताजी, बुआ और फुफ्फा सभी डॉक्टर ही थे। डॉक्टर रमन को तो जैसे डॉक्टर शब्द से ही प्यार हो गया था और इसीलिए उसने इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टरी लाइन ही चुनी थी और आज पढ़ लिख करके एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन गए थे। रमन के माता पिता काफ़ी बिजी रहते थे। डॉक्टर की परवरिश बचपन में नौकर चाकर के जरिए ही हुई थी। डॉक्टर रमन की एक आया माँ थी जिसका नाम गिरजा था। गिरजा डॉक्टर रमन को बहुत ही प्यार करती, उसके सभी काम खुद ही करती, उसे खूब लाड प्यार देती। डॉक्टर रमन भी आया माँ कहते हुए गिरजा की रट लगाए रहते और गिरजा के आगे पीछे घूमते रहते। गिरजा का पति रमन के पिताजी का ड्राइवर था। दोनों को हवेली में ही रहने के लिए कैंपस ग्राउंड में ही नौकरों के लिए बने क्वार्टर में से एक क्वार्टर दे दिया गया था। गिरजा का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। वो रमन को ही अपना बेटा समझती थी, उसे खूब लाड प्यार देती। वो रमन का हर काम खुद अपने हाथों से करती, खाना खिलाना, सुलाना, सभी काम वो खुद ही करती। रात में जब हॉस्पिटल से दोनों डॉक्टर दंपति घर आ जाते तभी गिरजा सबको खाना खिला के और खुद खाना खा करके अपने पति के साथ अपने क्वार्टर जाती थी, क्योंकि उसके क्वार्टर में उसके पति और उसके अलावा कोई नहीं था। उसे घर काटने दौड़ता था। उसके अभी तक कोई बच्चे भी नहीं थे और फिर सभी हॉस्पिटल में रहते थे। तो ऐसी स्थिति में छोटा सा रमन को अकेले वो सोता छोड़ करके कैसे अपने घर जा सकती थी। इसलिए सभी जब आ जाते तभी सब मिल करके खाना वाना खा करके
गिरजा अपने पति के साथ अपने क्वार्टर चली जाती थी। गिरजा एक तरह से समझो तो घर की सदस्य की तरह ही थी और वो रमन के जात की ही थी। रमन के पिताजी के गांव के आसपास के गांव की वो थी, इसलिए जब वो शहर में काम खोजने आई थी तो रमन के पिताजी ने उन्हें रख लिया था। गिरजा के साथ रमन के माता पिता अपनी बहन की तरह ही व्यवहार करते थे। घर के सभी नौकर चाकर गिरजा को काफी इज्जत देते और गिरजा का सारा कहना मानते। गिरजा घर का सारा काम संभालती, किस नौकर को क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है, ये सारे काम गिरजा के जिम्मे ही होता था। वो रमन के देखभाल के साथ साथ घर की सारी बागडोर बखूबी बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। रमन अब 5 साल का हो चुका था। इस बीच गिरजा भी एक बेटी की मां बन चुकी थी, पर उसके प्यार में कहीं कोई कमी नहीं आई थी। वो पहले जैसे ही रमन को प्यार करती, उसकी देखभाल करती। गिरजा की बेटी देखने में बहुत सुंदर थी। वो बहुत ही गोरी चिट्टी थी। सभी उसे अंग्रेज की बच्ची कह के चिढ़ाते थे। रमन के पिताजी ने उसका एक अंग्रेजी नाम मार्था रख दिया था। मार्था धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। रमन भी नन्ही मार्था के साथ पूरा पट गया था। साथ ही खाना पीना, सोना, खेलना, साथ ही स्कूल भी जाना। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। रमन 10 साल का और मार्था 5 साल की हो चुकी थी। दोनों एक ही स्कूल जाते। रमन मार्था से ऊंचे क्लास में पढ़ता था, पर दोनों साथ ही स्कूल आते जाते। रमन के पिताजी तथा उसकी माँ कभी भी रमन और मार्था में भेदभाव नहीं करते। दोनों को अपना ही बच्चा समझते। दोनों को सभी कुछ एक जैसा ही लाकर देते। पर मार्था तो आखिर आया माँ की ही बेटी थी, सो उसे नौकरों के क्वार्टर में ही अपने माता पिता के साथ रहना पड़ता था। रमन के फूफा और फुआ दोनों अमेरिका चले गए थे तथा वहीं सेटल हो गए थे। उन दोनों का भी एक लड़का था। तो दोस्तों चलिए यहीं पर मैं आज इस को समाप्त करती हूँ। भूल भुलैया का 7वां पार्ट यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला पार्ट लेके फिर आऊंगी। तो भूल भुलैया का 7वां पार्ट यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला पार्ट लेके फिर मैं आप लोगों के समक्ष जल्दी ही आऊंगी। प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। ढेर सारा थैंक्स।